हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज से हम क्लास 12 फिजिक्स का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा, और दूसरी बात कि हर सुबह में आपको 7 बजे वीडियो मिलेगी, या आपको हो सकता है 6:30 बजे ही वीडियो मिले। तो आपको जब भी वीडियो अपलोड हो, समय निकालकर 45 मिनट का एक क्लास होगा, तो आप उसको ज्वाइन करके आराम से आपको पढ़ते हुए चलना है। और आपके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, जो भी आगे के आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को। तो यहाँ पे है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला हमारे यही पॉइंट्स आता है कि विद्युत किसे कहते हैं। पहले हम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है विद्युत, अर्थात इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो इससे हम जानना चालू करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, उसमें क्या होता है एक ऊर्जा होता है। उसी प्रकार विद्युत जो है ना, वो भी एनर्जी का ही एक रूप है, मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो विद्युत होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, जो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो जो पदार्थों के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जो कोई भी पदार्थ है तो उनके बीच जब घर्षण होगा, उनके बीच जब क्या होगा, घर्षण होगा, तो जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। अभी हम केवल थोड़ा सा डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, अभी हम पूरा इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुआ, कैसे इसका खोज हुआ। तो यदि आपसे कोई भी टीचर या कोई भी आपके दोस्त पूछते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन में क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो पदार्थों के या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार आप बोल देंगे। मैं एक बार डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे क्या, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो पदार्थों के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको परिभाषा लिखकर बता दिया। अब हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ अंत में जब बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। आपको पीडीएफ भी पता चलेगा कि कैसे आपको इन सभी का पीडीएफ में मिलेगा फ्री में। ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमने इतना जान लिया कि जो क्या होता है, विद्युत क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है जो दो पदार्थों के या दो से अधिक भी पदार्थों के घर्षण के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। घर्षण समझ रहे हैं ना, ये कोई पदार्थ है और ये कोई पदार्थ है। अब इन दोनों आपस में टकराएंगे, तो जब ये टकराने को ही तो घर्षण कहते हैं ना। ठीक है, तो जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगा, तो विद्युत उत्पन्न होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब इस तरीके से कितने उन्होंने बताया। तो देखिए, विद्युत के बारे में बहुत से मतलब ऐसे तो डिटेल में हम बात करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा, और बहुत एक बार जब कहानी आएगा तो मैं बताऊंगा। एक तरह से कहानी की तरह है, आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में करके आपको बता दे रहा हूं। एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, ये एक समय में क्या कर रहे थे, एक पतंग उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, एक पतंग उड़ा रहे थे आसमान में। इस प्रकार थोड़ा सा इसको कहानी की तरह इसे समझ लीजिएगा। ये कोई पतंग है और ये क्या किए थे, ये पतंग को उड़ा रहे थे। अब जब ये उड़ा रहे थे पतंग को, तो क्या होता है, थोड़ा सा बारिश का मौसम था, तो उस समय क्या हुआ, जो हम कहते हैं कि बिजली चमकती है, उसी प्रकार जब आकाश से क्या आया, आकाश से एक लाइट्स की तरह यहाँ से आया। तो जब ये लाइट्स की तरह आया तो ये हाथ में अपने धागे को पकड़े हुए थे। तो जैसे ही इनके आस से मतलब क्या हुआ, पतंग से वो लाइट्स गुजरी, तो इनके जो क्या है धागे हैं उसमें इनको शॉक की तरह अनुभव हुआ।
शॉक की तरह जब उनको झटका लगा, शॉक मतलब झटका लगा उनको, तो उन्होंने इसी पर अध्ययन किया। उन्होंने सोचा कि ये वास्तव में लाइट नहीं है, ये वास्तव में जो ऊपर से जो क्या आती है, हम कहते हैं बिजली चमक रही है, वो वास्तव में लाइट नहीं है। वो उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रकाश नहीं है, ये एक प्रकार के क्या है, विद्युत है। तो वैज्ञानिकों ने कहा, बहुत से वैज्ञानिकों ने जब इन्होंने ऐसा बात कहा तो बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर और उन्होंने कहा कि आखिर ये लाइट्स कैसे उत्पन्न हुई। यदि आप कह रहे हैं कि ये विद्युत है, प्रकाश नहीं है, तो आखिर ये कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि कुछ भी उत्पन्न होने का क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तब इस पर अध्ययन किया गया और इन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं, मतलब जब दो बादलों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण होता है, तब जाकर ये जो क्या है, जो विद्युत है वो उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी पर पूरा आपको मतलब एक तरह से कहानी की तरह से याद रखना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है, ये बिल्कुल नहीं है। और आपको ऐसा नहीं है कि इसको पूरा आपको डिटेल में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक में तो आपको बताया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि समझाना काम है ना, बुक में तो पूरा विस्तार से। बट हाँ, आपको कहानी की तरह सुन लिए, आप जान लिए कि हाँ कैसे विद्युत का सबसे पहले शुरुआत हुआ था। तो इस पर जब इतना अध्ययन हो गया, उसके बाद वैज्ञानिकों ने सीरियस हो गए और सीरियस होकर इस पर अध्ययन किया और इस पर प्रयोग करना लैब में शुरू किया। अब कैसे लैब में प्रयोग किया उस पर भी हम जान लेते हैं। ये केवल आपको थोड़ा सा 2 मिनट सुनना है, इसमें आपको पूरा इंटरेस्टिंग के साथ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि वास्तव में पूरा डिटेल में तो हम समझ रहे हैं ना। जब आपको आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सब आपको पता रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है, यूजफुल रहेगा। तो देखिए, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन और अदर वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, एक प्रयोग किया। अब प्रयोग में क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक कांच के छड़ को लिया, ध्यान से समझेंगे। एक इन्होंने कांच के छड़ को लिया, ये क्या है, कांच की छड़ है, ठीक है, सॉरी, कांच की छड़ को लिया और इस कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया, एक धागे से बांधकर इस प्रकार लटका दिया। परंतु याद रखेंगे, ये जो कांच का छड़ है, इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। जो बिल्ली होता है, आप बिल्ली को तो देखे ही होंगे, तो बिल्ली के जो ऊपर के क्या होता है, खाल होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि चमड़ा, स्किन जो होता है, उसमें जो बाल होती है ना, उस पर इन्होंने कांच के छड़ को रगड़ा। तो आपको याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया, बिल्ली, जो बिल्ली होती है, बिल्ली की खाल से क्या किया, इस कांच की छड़ को रगड़ा और रगड़कर एक धागे से बांधकर इसको लटका दिया। फिर से दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा फिर से इन्होंने एक और इन्होंने लिया कांच का ही छड़ और कांच के छड़ को फिर से बिल्ली की खाल से रगड़कर इसको भी क्या किया, इन्होंने लटका दिया एक धागे में बांधकर। ध्यान से समझना है आपको। तो दो इन्होंने कांच के छड़ को लिया और बिल्ली की खाल से रगड़कर इनको क्या किया, एक धागे में बांधकर इनको लटका दिया गया। उसके बाद जब इन दोनों को पास लाया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब इनको हम दोनों को पास ला रहे हैं तो इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब समझते हैं ना, ये दोनों दूर हट रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये इन्होंने पहला प्रयोग किया। उसके बाद दूसरा और प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम फिर से एक इन्होंने कांच का एक छड़ लिया। इन्होंने क्या किया, कांच का ही एक छड़ लिया और इसको फिर से इन्होंने क्या किया, इसको बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से इसको रगड़कर और फिर से इसे धागे में बांधकर लटका दिया। इसको आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है कि वास्तव में कैसे इन्होंने खोज किया। फिर से इन्होंने एक और क्या किया, एक और इन्होंने छड़ लिया, परंतु ये कैसा छड़ था, दूसरे प्रयोग में इन्होंने, ये तो दोनों कांच के छड़ लिए थे, परंतु दूसरे प्रयोग में एक कांच का छड़ लिया और दूसरे में एबोनाइट का छड़ लिया और इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़कर क्या किया, इसको भी धागे में बांधकर लटका दिया।
समझ रहे हैं ना, एक कांच का छड़ लिया, एक एबोनाइट का, और दोनों को रगड़कर बिल्ली की खाल से रगड़ा, उसके बाद दोनों को बांधकर धागे में लटका दिया। उसके बाद देखा वैज्ञानिकों ने कि इन दोनों के बीच जब इनको हम पास लाए तो इन दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है। ठीक है, इनके बीच क्या हो रहा था, आकर्षण। आकर्षण मतलब समझ रहे हैं ना कि इनको पास लाने पे ये जल्दी पास आ जा रहे थे, और इनको जब पास ला रहे थे तो ये दूर हट रहे थे, प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और वैज्ञानिकों ने कहा कि जब इस कांच के छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे, ठीक है, तो इनमें मतलब बिल्ली के खाल से जब रगड़ेंगे तो इनमें क्या होगा, घर्षण होगा। तो इनके इस पर इन्होंने अध्ययन करके कहा कि इस पर प्रतिकर्षित हो रहा है, तो इस पर क्या आ रहा है, धन आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। इन दोनों कांच पर क्या हो, कांच का जो छड़ है इस पर धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि जब दो सामान्य आवेशित होते हैं, मतलब सजातीय यदि आवेश हो तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। ये भी प्लस दूर हटेंगे। जैसे कि विद्युत से पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी, तो चुंबक में हम जानते हैं कि जब दोनों नॉर्थ यदि सामान्य हो, एन ध्रुव सामान्य हो, तो उनमें बीच क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। उसी प्रकार इन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा कि इन पर भी सामान्य आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच प्रतिकर्षित हो रहा है और यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब कि कांच के छड़ पर कौन सा आवेश, कांच के छड़ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है, और जो एबोनाइट का छड़ है इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसी के कारण इनके बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, क्योंकि विजातीय आवेश हैं। तो इस पर इन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा, और इन्होंने कहा कि इन पर क्या हो रहा है, एक आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब यहीं से आवेश का क्या हुआ, नाम आया। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले विद्युत के बारे में जाना, और देखिए धीरे धीरे अब आवेश का नाम आने लगा। इस पर क्या हो जा रहा है, आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो आवेश पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल पे आएंगे, जो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अब आया कि आवेश किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस पर इतनी बातों को अध्ययन किया, और अब आप समझ गए हैं कि इस पर क्या हो रहा है, घर्षण के कारण इस पर क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यदि आपने तो समझ लिया, परंतु आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, बट हाँ आपसे पूछा जाएगा परिभाषा क्या, कि विद्युत आवेश का परिभाषा दीजिए। तो आप ही सोचिए कि विद्युत आवेश का परिभाषा आप क्या कह सकते हैं। आपने तो समझ लिया ना, आपको तो समझ में भी आया होगा, बट हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि आवेश का परिभाषा आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि आवेश भी क्या है, आवेश जो क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही है। क्या है, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या होता है, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है तो इसमें पदार्थों में जो गुण उत्पन्न होता है, जो गुण उत्पन्न हो रहा है, दिख रहे हैं ना कि जब कांच के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, जब कांच के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इनमें क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कुछ गुण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो एक गुण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। इसको भी जब हमने रगड़ा तो इनमें आकर्षण का आ रहा है गुण, तो इसका मतलब इन पदार्थों में एक गुण उत्पन्न हो रहा है। और कब उत्पन्न हो रहा है, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका डेफिनेशन कहेंगे विद्युत आवेश का, हम कहेंगे कि जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है, मतलब टकराव होता है, तो पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझ कर याद करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए विद्युत आवेश का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, और इसको जो ये फिगर है आप चाहे तो बना सकते हैं अपने नोट्स में, या कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको मतलब केवल समझने के लिए बुक में दिया गया है या बताया गया है, तो आपको मैंने समझा दिया। और अब आता है इसमें दूसरा आपको टॉपिक जो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश हमने क्या कहा कि जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है तो पदार्थ में या पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें पढ़ना ऐसा है कि यदि आपको कभी किसी समय आपको मतलब मान लेते हैं पढ़ाना ही पड़े, तो आप ऐसा पढ़िए कि आप पढ़ा भी सकें, ठीक है। तो इसलिए भले ही समय लगे, एक टॉपिक में मैंने इतना डिटेल में आपको बताया, भले ही समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप कौन सा मतलब वो, ठीक है, आप थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई ही ना कर रहे हैं, तो पढ़ाई में तो थोड़ा समय दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए कि आपको पढ़ाने में भी, अगर कहीं पढ़ाने पे पड़े या किसी भी कोई भी आपके दोस्त हैं उनको समझाना भी पड़े, तो आप उनको समझा पाए। और कभी भी समझाने को मौका मिले और पढ़ाने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाइए, उनको समझाइए, आपका भी प्रैक्टिस होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आपने समझ लिया। उसके बाद आता है कि याद रखेंगे, ये जो विद्युत होता है ना, विद्युत आवेश, इसके भी दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। अब पहला आता है, इसका पहला प्रकार होता है धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए, इन सभी का हमने नोट्स देंगे, बट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जब दो पदार्थों के बीच, समझिएगा, जब दो पदार्थों के बीच, इनके बीच क्या हो रहा है, घर्षण होता है, तो जो पदार्थ, मान लेते हैं ये पदार्थ इस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। सिंपल है, मैं अभी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है तो उनमें क्या होता है, इनकी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लेते हैं ये पदार्थ क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये देने वाला हो गया, ठीक है, ये देने वाला हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ये किसी को दे रहा है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, उस पर क्या होता है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि धनात्मक आवेश का परिभाषा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या देते हैं, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है या धनात्मक आवेश कहलाता है। समझ रहे हैं ना? एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और रटना नहीं है, इसको याद करना है। आप क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या देते हैं, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश या धन आवेश कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि ऋणात्मक आवेश का परिभाषा दीजिए, दूसरा आता है ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश का डेफिनेशन क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है या ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इन सभी का आपको नोट्स भी मिलेगा, इसलिए मैंने केवल आपको समझा दिया। अब वैसे भी मैंने 2 बार इसका डेफिनेशन बोला कि आप सुनकर इसे नोट्स में अपने लिख लें, और रफ की कॉपी आप लेकर जरूर बैठिए और वहां से ही अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब हमारा आता है अगला जो टॉपिक है, यहां तक हमने इतना समझ लिया। अब आता है हमारा कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है आवेश। तीसरा हमारा टॉपिक होगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहें या इसे अलग अलग स्टेट या राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसका इसको ऐसे भी कह सकता है कि आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का कारण, इसको आप डाल लेंगे दूसरा हेडिंग, आवेश उत्पत्ति का कारण, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ज़्यादातर एग्जाम में आता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए। अब इसमें सिंपल वे में आपसे कहा गया कि हमने तो जान लिया कि आवेश उत्पन्न हो रहा है, परंतु आवेश कैसे उत्पन्न होता है वही इस सिद्धांत में हमें बताना है, और ये सिद्धांत दिया गया है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
तो देखिए इनमें इन्होंने वैज्ञानिकों ने मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार हमें यही बताया गया कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, मतलब प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक, ध्यान से समझना है, प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं, प्रत्येक पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये एक परमाणु है। तो ध्यान से समझना है, ये एक क्या है? परमाणु है। थोड़ा सा मैं इधर में आपको समझाऊंगा फिगर से भी और लिखते हुए चलूंगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो क्या होता है, प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जो क्या है? परमाणु कहते हैं। तो ये एक परमाणु का हमने फिगर बना दिया। अब हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये परमाणु का केंद्र है जो नाभिक होता है। अब हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। सॉरी, थोड़ा सा, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं इस प्रकार। तो इतनी बात आप समझ गए। हमने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अति सूक्ष्म कणों, मतलब बहुत ही छोटे कणों से बनकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कक्षाएं होती हैं। अब हम जानते हैं कि कक्षाओं जो होती हैं उनकी कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात हम समझ रहे हैं ना कि इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, जब दो परमाणु, ये एक परमाणु है और एक और, इसके बाद एक और मैं परमाणु यहाँ पर ले रहा हूँ। तो जब दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? घर्षण होता है। इनके बीच क्या होगा? घर्षण। जब दो परमाणुओं के बीच घर्षण होता है तो इनमें क्या होता है? इनके जो परमाणु है इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी बाहरी कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये देख रहे हैं, इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ये इस परमाणु से निकलकर इस परमाणु में जा रहा है। तो हमने अभी जाना कि जो परमाणु या जो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ये बात हम जानते हैं। तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जब घर्षण हो रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। सॉरी, ठीक है, मतलब इस परमाणु से इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो हमने क्या जाना है? यहाँ पे हेडिंग है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो हमने जान लिया कि जब घर्षण हो रहा है तभी जाकर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा रहे हैं, जिसके कारण ही आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यही तो सिद्धांत है ना। ठीक है, तो इसी को हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो यदि आता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आपने इतना समझ लिया, परंतु आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ, मतलब आप ऐसे लिखेंगे कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं तथा उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब जब दो परमाणुओं के बीच घर्षण होता है, जब दो परमाणुओं के बीच घर्षण होता है तो क्या होता है? परमाणु के बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इनमें क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तभी जाकर तो क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है ना। चाहे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो चाहे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? तो जब क्या होता है इनके बीच घर्षण होता है तो इनमें आवेशों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। यही बात आपको लिखना है।
तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये जो सिद्धांत है इसको आप रफ की कॉपी में लिखिए। नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जितना भी ये टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा या हर वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जो भी उस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद आप जाकर वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, आपको रफ की कॉपी में इसको लिखिए, लिखना सीखिए, नोट्स बनाना सीखिए। तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तब जब दो परमाणुओं के बीच आपस में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तब जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो पदार्थों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात को आपको लिख लेना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको लिखूंगा तो टाइम लगेगा, अदरवाइज मैंने आपको बोल दिया, नोट्स भी दे रहे हैं तो आप वहां से ले लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, में आप इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। बट मैंने आपको केवल समझाकर ही इसको याद करा दिया, आप इसको बोल भी तो सकते हैं ना कहीं भी। तो देखिए, पूरा मकसद हमारा यही रहता है कि आपको समझ में आए और आपको याद हो जाए वीडियो में ही, ठीक है। अब आता है आवेशों का क्वांटमीकरण, अगला टॉपिक है। आवेशों का क्वांटीकरण भी एक तरह से कह सकते हैं या क्वांटमीकरण भी आप कह सकते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये आता है। तो देखिए, आवेशों के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q = N × E। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है। अब इसमें Q क्या है, तो जो Q है ना, ये किसी भी कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों पर उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा है। मतलब Q = कुल आवेशों की मात्रा है, ठीक है। N क्या है, N है पूर्णांक। पूर्णांक आप समझ रहे हैं ना, पूर्णांक मतलब +1 ±+2, ठीक है। इस प्रकार 3 4 5 इस प्रकार, ठीक है। ये सभी पूर्णांक ही हैं। उसके बाद आता है E क्या है, तो जो पदार्थ हम ले रहे हैं, कोई भी पदार्थ है जिस पर कुल आवेशों की मात्रा है Q, तो उसी पदार्थ में उपस्थित जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसी पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या है, मात्रा है। तो हम लिख सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेशों की मात्रा है। ये आवेश एक इलेक्ट्रॉनों पर जो इतना मात्रा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, जो क्या होता है, ऋण आवेश होता है, वो है, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया है। अब यहीं से हम इसका डेफिनेशन करेंगे। हमें आता है कि आवेशों का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थों के कुल आवेशों की मात्रा उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से समझेंगे, उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थों पे उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा, किसी पदार्थों पे उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा उस पदार्थ पे ही उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। N मतलब पूर्ण गुणज, ठीक है। पूर्णांक है ना, तो पूर्ण गुणज हम कहेंगे, क्योंकि इनके बीच क्या है, गुणा का ही तो चिन्ह है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, उसी पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम मीनिंग से आपको समझाएंगे, परंतु आपको डेफिनेशन तो याद हो जाए। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, इसे अपने नोट्स में लिखिए। आप लिखेंगे, किसी पदार्थों पर कुल आवेशों की मात्रा उस पदार्थ पे उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इतना आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन चलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा उस पदार्थ पे उपस्थित
एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद ये फॉर्मूले को आपको लिख लेना है, उसके बाद ये सब भी आपको लिखते हुए चलना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी पदार्थ है उस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो पूर्ण गुणज होना चाहिए, मतलब पूर्णांकों के रूप में होना चाहिए। जैसे पूर्णांकों का मतलब कि कोई भी पदार्थ है उस पर जो आवेश उपस्थित होना चाहिए वो 1 हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है 1 2 3 ऐसे हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि 2/3 हो। मतलब अगर हम पूछें कि इस पदार्थ पर कितने आवेश उपस्थित है, तो आप कहेंगे 1/2 आवेश उपस्थित है। ऐसा नहीं है, मतलब बटे के रूप में, वो पूर्णांकों के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमलव के रूप में, बटे के रूप में हो। ठीक है, इसका केवल इतना ही कहने का मतलब है। इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस पर जब न्यूमेरिकल आपसे कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा 2 नंबर पर इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। अब आता है थोड़ा सा इसी के संबंधित में एक क्वेश्चन है, N/E, ये आप लिख लेंगे। इसी के संबंध में हमारा 5वां एक टॉपिक आता है जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, बेसिक से हम चलेंगे क्योंकि इस चैप्टर का जो भी चैप्टर है उसका यदि पहला वीडियो क्या होता है पूरा हमारा बेसिक पे रहता है, तो आपको बेसिक जरूर पढ़ना चाहिए और बेसिक से पढ़ते हुए चलना है। अब आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हमें क्या बताया गया। जिस प्रकार हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो उसमें हमने क्या जाना था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को भी एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मतलब रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जो आवेश होता है ना, आवेश को ध्यान से समझेंगे। जो आवेश होता है, आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं और न ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को क्या किया जा सकता है, एक पदार्थ से, आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जा सकता है, आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित मतलब होता है यहाँ पे रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित मतलब बदला जा सकता है, मतलब भेजा जा सकता है। मतलब आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि रूपांतरित किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आपने तो समझ लिया ना, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यही कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। इतना ही आपको इस सिद्धांत में लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। देखिए, मैं जो भी हेडिंग पढ़ाऊंगा आपको इसी वीडियो में याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार जिस प्रकार हम बताते हैं उस प्रकार आपके पूरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब वीडियो आपको समाप्त हो, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वास्तव में हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ, पढ़ाने में कुछ कमी है या अदर आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे क्या होगा, थोड़ी सी हमें नॉलेज भी मिलेगा कि हाँ, आप हमारे बारे में या जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार आप सोच कैसे रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा आप समझ रहे हैं तो थोड़ा सा उत्प्रेरित भी होंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
अब आते हैं हमारा अगला जो छठा टॉपिक है, जो कि इस वीडियो का ही हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम हम यहाँ पे लिखते रहे हैं, कूलाम का नियम। अब आता है कि कूलाम का नियम क्या है, तो इसको भी हम समझेंगे, केवल आपको थोड़ी सी पेशेंस रख के और ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो हम आवेश ले रहे हैं, परंतु याद रखेंगे एक बिंदु आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक Q1 आवेश ले लिया, मतलब एक बिंदु है जिस पर आवेश है, तो आवेश होगा तो इसके चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु आप अभी नहीं जानते हैं, तो केवल आप इतना समझिए कि ये एक बिंदु आवेश है जो है Q1, और यहाँ पर भी एक बिंदु आवेश है जो है Q2। अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है r, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। और याद रखेंगे इन दोनों के आवेश क्या हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, F है। परंतु याद रखेंगे जो कूलाम नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये आवेश के बारे में Q1 Q2 कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि ये परिमाण में सामान्य है, मतलब यदि हम इसको तौलते हैं तो ये वजन में तो सामान्य होंगे, परंतु ये आवेश पर कैसा आवेश है, मतलब धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक, या ये धनात्मक है ऋणात्मक, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। ये कहा था केवल कि ये दोनों बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये धनात्मक होता, ध्यान से समझेंगे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि ये धनात्मक होगा और ये धनात्मक होता, तो इनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होता, प्रतिकर्षित बल होता, क्योंकि सामान्य आवेश है ना, तो प्रतिकर्षित होता, परंतु एक प्लस और एक माइनस होता, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता वो आकर्षण होता, क्योंकि विजातीय आवेश है ना। ठीक है, तो क्या होता, आकर्षण होता। परंतु वैज्ञानिक जो कूलाम वैज्ञानिक है, इन्होंने ये सब कहा ही नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस पर प्लस इस पर माइनस, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो ध्यान से समझेंगे, तो हम इस नियम में हम कैसे लिखेंगे, कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, ध्यान से समझेंगे, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, में लिखेंगे ना तो व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। ठीक है, और देखिए ये दूरी है तो इसका वर्ग किया गया है, तो यही इन्होंने दो बात इन्होंने कहा। इसको हम समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ से बोल रहा हूँ, इस नियम को आप लिखिए। आप लिखेंगे कि कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। आपको एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे कि कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं। आप लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती उन दोनों आवेशों के गुणनफल के
समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमने इस नियम को यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ये इन्होंने बताया। अब ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों यही तो बल है ना। तो अब हम इन दोनों बलों को यदि हम एक करके मिलाते हैं, मतलब यदि हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को यदि हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती क्या हो जाएगा, ये दोनों बल ही है तो हमने एक बल ले लिया, और ये दोनों को हम गुणा करा देंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जो है K, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो आपका कूलाम का नियम यहीं पे सिद्ध हो जाता है, बट हाँ यहाँ पर कूलाम जो नामक वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। वो कहते हैं कि सीजीएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट है जो के, तो इसका मान वो कहते हैं कूलाम की 1 है। सीजीएस पद्धति में यदि कांस्टेंट जो के है उसका मान यदि 1 हो तो यहाँ से कूलाम का जो बल होता है वो क्या निकल जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर निकलेगा, ये बल का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब कूलाम के नियमों के अनुसार ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, परंतु याद रखेंगे सीजीएस पद्धति में। उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यदि हम ये तो सीजीएस पद्धति में ये फॉर्मूला मिला, परंतु एसआई पद्धति के लिए, एसआई पद्धति के लिए कूलाम ने कहा कि एसआई पद्धति में जो के का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको रखते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है जो है f का मान वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है, और यही आपका फॉर्मूला जो है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको यदि कूलाम का नियम आता है तो पूरा डिटेल में आपको यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इसका मान याद रखेंगे 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, 10⁻ क्या होता है, -12 होता है। इसका मान आपको याद रखना है। और ये क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। क्या है, वायु या निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है, ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। तो आशा करते हैं कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे के टॉपिक को, एक इसी के संबंध में 2 टॉपिक है उसको हम देखकर वीडियो को समाप्त करेंगे। ले लिए होंगे, ठीक है, आशा करते हैं आपने लिखा होगा। अब यहाँ पे जो क्या होता है, इसकी सीमाएं होती हैं, तो सीमाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसकी सीमाएं सबसे पहले ये होती है कि इनके मतलब जो आवेश होता है, मैं आपको सब कुछ मैं आपको दे ही दूंगा आपको नोट्स में सीमाएं, बट हाँ मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि जो 2 आवेश हमने लिया था, एक है Q1 और एक है Q2, ये 2 आवेश लिया था, तो ये दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, तभी कूलाम का नियम काम करेगा, मतलब कार्य करेगा। तो ये कैसा होना चाहिए, ये दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा याद रखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना तो बहुत कम होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना याद रखेंगे कि 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए? इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए। मतलब ये दोनों आवेश है, इनकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये दो आपको जो क्या है नियम है, इसको आपको याद रखना है। और तीसरा आपको एक और याद रख लेना है कि ये दोनों आवेश जो होने चाहिए, ये जो क्या होनी चाहिए कि ये निर्वात में या वायु या निर्वात में होने चाहिए। मतलब वास्तव में कहें तो इसको, ये दोनों आवेश निर्वात में होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी माध्यम में हम दोनों आवेशों को रखकर और गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम वहां पर पूरी तरीके से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कार्य तभी करेगा जब ये दोनों आवेश को हम निर्वात में रखें। निर्वात का मतलब वहां पे कोई भी माध्यम ना हो, ना तो वायु माध्यम हो, ना तो जल माध्यम हो, ना ही कांच माध्यम हो। जैसे आप जहां पर खड़े हैं या बैठे हुए हैं वहां पर वायु माध्यम है, तो ऐसा किसी भी माध्यम नहीं होना चाहिए। इन सभी का आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक और इसी के संबंध में एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एकांक आवेश। इसको हम देखकर हम समाप्त करेंगे वीडियो को। ठीक है, अब एकांक आवेश को समझ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कूलाम के नियम से संबंधित ही होता है। अब एकांक आवेश को परिभाषा आपसे कैसे कहा जाता है कि एकांक आवेश को कूलाम के नियमों से परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से इसको आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहा जाएगा? एकांक आवेश को कूलाम के नियम से क्या कीजिए? परिभाषा दीजिए। तो यहाँ से थोड़ी सी अगर आप ध्यान से समझे, एकांक आवेश इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा आवेश जिसका मान 1 हो उसे एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, परंतु हमें कूलाम के नियम से इसको परिभाषित करना है। तो अभी हमने कूलाम के नियम से इस फॉर्मूले को देखा था। जो हमने क्या देखा था, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। F = हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये हमने फॉर्मूला अभी कूलाम के नियम से हमने प्रूफ किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो सबसे पहले हमें परिभाषा याद रखना है कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे परिभाषा याद करने के लिए आपको थोड़ी सी बात समझना चाहिए कि ये जो क्या है, इन दोनों आवेशों के मध्य, मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ से प्रैक्टिकली आपको समझा दूँ फिगर के माध्यम से। ये 2 आवेश हैं। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, उसको यदि हम ले लेते हैं इसका मान यदि हम कह दें 9 × 10⁹ न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा है। मतलब 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना लग रहा है? इतना बल लग रहा है। और ये दोनों आवेश है ना, जो Q1 आवेश है वो Q2 आवेश के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इनके जगह पर Q लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों आवेश क्या होना चाहिए? परिमाण में समान होना चाहिए और सजातीय होना चाहिए। सजातीय होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ये दोनों आवेश को हमने परिमाण में सामान्य लिया है। मतलब यदि हम इन दोनों को तौलेंगे, नापेंगे, ठीक है, वजन करेंगे, तो इन दोनों का जो परिमाण होगा ये एक सामान्य होंगे। ठीक है, मतलब जैसे 2 चीज़ है उसको हम तौल रहे हैं, तो ये भी 15 ग्राम है, ये भी 15 ग्राम, तो इन दोनों का क्या है? सामान्य है कि नहीं परिमाण में? तो वैसे ही दोनों आवेश क्या होने चाहिए? सामान्य होने चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? सजातीय। सजातीय का मतलब इस पर प्लस है तो इस पर भी प्लस होना चाहिए, इस पर माइनस तो इस पर भी माइनस होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों की जगह पर Q लिख दिया है। मतलब Q1 = भी Q और Q2 = भी Q। और तीसरा इसमें याद रखना चाहिए कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब R = क्या होनी चाहिए? R = 1 मीटर होनी चाहिए। तो यदि हम इन तीनों, ये जो 3 है, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं,
इन तीनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो उस समय पर क्या होगा, जो आवेश होगा वो एकांक आवेश ही कहलाएगा। ठीक है, अभी हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ से भी हम आपको दिखाएंगे। परंतु यदि आपको आता है कि एकांक आवेश को कूलाम के नियम से परिभाषित कीजिए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो एकांक आवेश है ये वायु या निर्वात में होनी चाहिए, वायु या निर्वात में होनी चाहिए, क्योंकि कूलाम के नियम वायु या निर्वात पर लागू करता है। तो आप कहेंगे कि वायु या निर्वात में, ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। आप कहेंगे वायु या निर्वात में एक दूसरे से वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उस प्रकार के आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। समझ रहे हैं ना? एक बार और ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि जब दोनों आवेश सजातीय हैं तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण ही तो बल लगेगा ना, इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम यही करें कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक बार और सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए, और ज़रूर आप अब थोड़ा सा नोट्स में अगर लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं तो इस प्रकार के आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। अब आता है कि इनको प्रूफ किया जाए, तो प्रूफ कैसे हम करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए हम प्रूफ करके आपको बताते हैं। तो यदि हम इन सभी को मान को इसमें पुटअप करते हैं तो यदि देखिए f के मान को हम रखेंगे, f = हम लिखेंगे 9 × 10⁹ लिखेंगे, और उसके बाद 1/4πε0 का भी मान होता है 9 × 10⁹ होता है। Q1 Q2 की जगह पर हम Q लिखेंगे, तो Q और फिर से Q लिखेंगे, क्योंकि Q1 = भी Q, Q2 = भी Q, ये लिख दिए। और R के मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे, यही ना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये भी इधर गुणा में है, ये भी गुणा में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचा, 1 बचा, और इधर क्या हुआ, Q में गुणा हो जाएगा तो Q² हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद ये इधर आएगा तो यहाँ पर Q² = 1 × 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 में 1 का गुणा करा देंगे तो 1 ही तो होगा, तो रूट निकल जाएगा, पेयर है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर 1 देखिए ये आवेश है, यहाँ पे 1 है, 1 मतलब एकांक, तो ये कैसा आवेश है, एकांक आवेश है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो आवेश होगा जब इतना इतना का बल लगेगा तो जो आवेश होगा वो एकांक आवेश होगा। तो यही इसी से हमने यहाँ पर परिभाषा किया है। एक बार और सुनिए, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो इस प्रकार के आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको कोई भी डेफिनेशन या कोई भी लॉ हो या सिद्धांत हो आपको रटना ना पड़े, आप उसको समझकर याद करें, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और एक एक करके वीडियो वाइज आप पार्ट 1 देखिएगा और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो वास्तव में कैसा लगा, ठीक है। दूसरी बात कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप है, उनमें वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब भी आपके दोस्त आपके जो पास आए, ठीक है, तो उनसे
ज़रूर बताइएगा कि आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। जो भी स्टूडेंट रट्टा मारकर याद करते हैं उनसे आप कहिए कि इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी बाद आज के बाद जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी आपको वीडियो मिलेंगे जो अभी तक आपने जो पढ़ाए गए हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स भी दिया है, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, तो आप वहाँ से नोट्स भी ले लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएगा। अदरवाइज यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि पूरे फिजिक्स का हमें एक ही साथ पूरा नोट्स हमें मिल जाए, तो वो भी है। आपको पूरा नोट्स यदि आपको चाहिए तो आपको केवल 49 रुपये में आपको पूरा एक वर्ष के लिए पूरे फिजिक्स का, केवल ओनली फॉर फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री का हम न्यू बैच स्टार्ट इस बार नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तैयारी हो, वो सब हम कराएंगे। बट मैंने कोशिश किया है कि आपको फिजिक्स में इतना अच्छा कर दें कि आपको मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप खुद पढ़ा सकें, ठीक है। तो ये क्या है, 49 रुपये में आपको पूरी फिजिक्स का आपको नोट्स मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके आप उनसे नोट्स भी मांग सकते हैं, वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। या आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में नोट्स मिल रहा है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको डायरेक्ट हमसे बात करना है या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, या दूसरा आपके पास माध्यम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो इस पर मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर केवल हमारी टीम से आप बात करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए तो वहां से मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय